बच्चा 1 एक लड़की को देखा तो द ट्रांसफॉर्मेशन। अनिका तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। अनिका को धीरे धीरे होश आने लगा था। तभी डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की कमजोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और न ही किसी लड़के ने आज तक उसे छुआ था। ऐसे में अनिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शॉक्ड अनिका थी उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो वही डॉक्टर की केबिन में खड़े मानो आने वाले तूफान को भांप रहे थे। तभी डॉक्टर ने गौतम से कहा, देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अनिका को लग रहा था कि हो न हो डॉक्टर से जरूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए नस के सहारे खड़ी होते हुए कमजोर अनिका ने थोड़ी ताकत जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही गौतम गुस्से से तिलमिलाकर अनिका के पास आए और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोले, इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुम्हें देना है बेशरम। हॉस्पिटल से बाहर कुछ देर बाद अक्सर कार की बैकसीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बिठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हो। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही माँ बनकर। इतना दुख उन्हें अनिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी अनिका फिलहाल कुछ भी करने के लिए फिजिकली या मेंटली सक्षम नहीं थी। उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म से मानो जम गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट्स के कारण शहर में रौनक लगी रहती है। मगर अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि आखिर कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। वो बस नम आंखों से एक ही बात सोच रही थी कि जब आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। अनिका इसी उलझन में थी, तभी उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े गेट से अंदर एंटर होती है। वो गेट बहुत ही पुराना था और उसमें जंगल का चित्र भी बना हुआ था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के ज़माने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वैकेशन मनाने आते थे। मकान में पुराने मगर शानदार एंटिक्स, बड़ा गार्डन और बीच में फवारा बना था। लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से मकान थोड़ा बंजर सा लग रहा था। गौतम ने घर में एंटर होते ही अनिका के रिपोर्ट्स को गुस्से से सोफा पर फेंका और अपने सर पे हाथ रखकर एक घुराते हुए शेर की तरह हॉल में इधर से उधर टहलने लगे। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनिका को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे अनिका का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज्यादा था। गोल मोटा सा चेहरा, मोटा पेट और ठुड्डी इतनी वजनदार थी कि अनिका की पूरी गर्दन छिप जाती। 120 किलो की अनिका की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते। लेकिन अनिका का शरीर जितना मोटा था, उसकी शक्ल उतनी ही मासूम और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो वैसे नर्म मुलायम सफ़ेद गाल, ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती उसकी नाक और पूरे जहां की मासूमियत को समेटकर बनाई गई हो वैसी उसकी 2 आंखें। लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखा था तो बस उसका बेडौल और निराकार शरीर। बिन माँ की बच्ची अनिका को आज सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। इसलिए अनिका नम आंखों से गौतम की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी गौतम भारी पहाड़ी आवाज में उस पर गरज पड़े, मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। डू यू नो कितने पावरफुल हैं वो लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगरास। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस जहन्नुम बना दी। उनको तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उसके साथ कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। नहीं, जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन कामिनी को और तुम्हारी नई माँ मनीषा को उसके भाई के घर भेज दूंगा। कुछ सोचकर वो बोले, लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा।
ये बोलते हुए गौतम अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए थे। अब उनकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा सुनाई दे रहा था। लेकिन गौतम के आंसू मानो करारे शब्द में बदल कर उनके मुंह से निकल रहे थे। तेरा पति कुणाल तो शादी करने के 1 घंटे के अंदर ही शहर चला गया था। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में जब तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो भगवान जाने वो लोग क्या करेंगे। समाज में इज्जत तो उछलेगी ही, मगर हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे जहां से निकाल कर लाए थे हमें वो लोग। काश तुम भी अपनी माँ के साथ ही। गौतम अपनी बात कहते हुए रुक गए, लेकिन अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गए थे। अनिका को कड़वे शब्द सुनने की आदत तो थी ही, मगर आज सवाल उठा था उसके चरित्र पर, उसकी पवित्रता पर। अनिका इस चक्रव्यूह से जल्द बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो झूठ था तो फिर उसके पेट में सांस लेने को उत्सुक ये सच क्या था। अगले दिन गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे की पिछले 5 महीने की फुटेज मंगवाए और बारीकी से देखने के बाद वो ये जानकर हैरान हो गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। इसे देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया था। उसको इतना तो समझ में आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उससे कई ज्यादा उसे ये चिंता थी कि अब डोगरा खानदान क्या करेगा। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की तबीयत में सुधार आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीव सांस ले रहा था। अनिका की उम्र भले ही कच्ची हो, मगर उसके अंदर की एक माँ जल्द ही जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी जिंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। 4 महीने बीत चुके थे। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। न वो किसी से मिलती, न कोई उससे मिलता, सिर्फ वो अपने अंदर पल रही उस नन्ही सी जान से बातें करती रहती। ऐसे में एक दिन अनिका पाइप से अपने घर के बाहर के गार्डन में पानी डाल रही थी, तभी अचानक उसने अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल महसूस की। वो कुछ समझ पाती उसके पहले ही उसके घर के मेन गेट से एक स्पोर्ट्स बाइक अंदर आई। मशीन गन से जैसे गोलियां निकलती है, वैसे ही बाइक की आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई हो। बाइक की आवाज सुनकर अनिका ने पानी का पाइप छोड़ दिया। उसने जल्दी से दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया, जैसे कि वो अपने डरे हुए बच्चे को आंचल में छुपा रही हो। बाइक आकर बंगले की सीढ़ियों के पास रुकी। लेदर शूज, टाइट जीन्स, डार्क ब्लू टी शर्ट और चेहरे पर लगे पीले चश्मे के आर पार लड़के की गहरी लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं, बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था, जो 21 साल का था। कुणाल अपनी नज़र अनिका पर गड़ाए हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बाइक से उतरा और अनिका की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनिका और कुणाल दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द शायद बर्दाश्त न कर पाए। कुणाल शादी के बाद मंडप से सीधा दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने चला गया था, और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अनिका उस दिन से लगभग रोज सोचती थी कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा, उस दिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था, तब पता नहीं क्यों निर्दोष होने के बावजूद डर और शर्म के मारे अनिका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अनिका तुरंत अपने पापा को फोन लगाती है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख अनिका की घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो डर के मारे बड़बड़ाने लगी। वो पापा तो नहीं है घर पे। कुणाल अनिका के सामने आकर एरोगेंस के साथ खड़ा था। वो अनिका को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सुजा हुआ चेहरा, 8 महीने की प्रेगनेंसी वाला मोटा पेट, गद्दी जैसे मोटे हाथ और पांव। प्रेगनेंसी की वजह से अनिका पहले से भी ज्यादा मोटी नजर आ रही थी। अनिका को देखकर कुणाल ने अपने होठों को दबाया और एक गहरी सांस लेकर जोर से जमीन पर थूक दिया। ये देखते ही अनिका की कमजोरी मानो अचानक से वापस आ गई हो। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पा रही थी, मानो जैसे उसे खुद का शरीर बोझ लग रहा हो। कुणाल गुस्से में घूरते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अनिका एक डरे सहमे मेमने की तरह घबराकर पीछे होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुणाल के नुकीले लेदर शूज किसी भी वक्त अनिका के नंगे मुलायम पांव को कुचल देंगे। तभी मेन गेट से गौतम की कार अंदर आकर रुकी। गौतम कार से उतरकर तेज कदमों से कुणाल के पास आया, जैसे कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के पीछे भाग रहा हो। गौतम कुणाल के पास आकर उसको कहता है, अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम आ रहे हो। तुम्हारी कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो गई क्या?
कुणाल ने गुस्से से कहा, पूरे 4 महीने बाद आया हूँ, आप ऐसा बोलकर अपने दामाद का वेलकम करोगे? वैसे काफी कुछ बदल गया है यहाँ पे। कुणाल ने अनिका के पेट की ओर देखकर अपनी जेब से रम की बोतल निकाली और मुंह से लगा ली। वो आया था तब से उसकी नज़र अनिका के पेट पर ही जमी हुई थी। माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए गौतम ने कुणाल से कहा, आओ कुणाल बेटा, अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन गौतम की बात को अनसुना करते हुए रम के घूंट लिए और अनिका के पेट को घूरता रहा। गौतम को भी थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो कुणाल के मन की बात को समझ रहा था। इसलिए बड़े ही सहजता से गौतम ने कुणाल से कहा, देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। ये सुनते ही कुणाल चिल्ला उठा, जो बात तुम समझ सकते हो वो बात मेरे बुरे दादाजी नहीं समझ सकते ना। उन्होंने जबरदस्ती इस मोटी के साथ मेरी शादी करवाए और अब वो चाहते हैं कि इसके नाजायज बच्चे को भी मैं अपना नाम दूं। एक तो इसे देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ऐसे गुनाह की सजा दी जा रही है जो मैंने किया ही नहीं है। शादी के मंडप से तुरंत इसीलिए भागा था मैं, ताकि मुझे इसके साथ एक पल भी न रहना पड़े। बोलते बोलते कुणाल की सांसें फूलने लगी थी, जैसे कि वो महीनों से अपने अंदर भरी हुई भड़ास निकाल रहा हो। अनिका और गौतम दोनों ही कुणाल की बात सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे अभी के अभी यह धरती फट जाए और दोनों बाप बेटी उसके अंदर समा जाए। कुणाल का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था, अब भी कोई कसर बाकी रह गई हो, इस तरह उसने अनिका की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, देखो, इस बेशरम लड़की को शादी के फेरे लेते समय पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही थी, और इतना होने के बाद भी आज मेरे सामने ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। क्या लगा तुझे कि मैं इस बच्चे को मेरा नाम दे दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम? पता नहीं किस गटर का कीड़ा है ये बोलते हुए वो गुस्से में अनिका की ओर आगे बढ़ता है, मानो जैसे वो गुस्से में पता नहीं अनिका को क्या कर देगा। लेकिन तभी शराब की वजह से कुणाल के पैर लड़खड़ाए और वह अपना बैलेंस खो बैठा, लेकिन तुरंत गौतम ने आगे आकर कुणाल को पकड़कर संभाल लिया। अनिका कुणाल की बातें सुनकर जितना ज्यादा हद थी उतनी ही ज्यादा गुस्से में भी थी। वो भले ही अपने मोटापे की वजह से ऐसी सब बातें सुनने की आदी थी, मगर अब उसे इस बात पर कुणाल से ज्यादा खुद पर घिन आ रही थी कि कोई उसके होने वाले बच्चे को गाली दे रहा था और वो मजबूर खड़ी सुन क्यों रही थी। बच्चे का ख्याल आते ही न जाने कैसे अचानक अनिका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे वो बोल पड़ी, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर गौतम और कुणाल दोनों शॉक थे। कुणाल सोच रहा था कि कल की आई फिद्दी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मेरे यानी कुणाल डोगरा के सामने ऐसे बोली। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, और रहा सवाल बच्चे का, तो होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा, मेरा यकीन करो। अपने पापा की ये बात सुनकर अनिका को ऐसा लगा जैसे किसी बड़े से ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी हो और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हो। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांस लेना भूल गई। ठीक उसी पल में अचानक से अनिका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके से अपने पीठ के बल गिरी और बेहोश होती आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। गौतम ने हड़बड़ी में फोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया था, लेकिन ये सब देखकर भी कुणाल वही खड़ा बेशर्म और बेसुध बनकर रम की घुट मार रहा था, मानो उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली हो रही थी, उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी, मम्मी मम्मी उठो न मम्मी। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी वही आवाज अनिका के कानों में गूंज रही थी, मम्मी उठो मम्मी, प्लेन लैंड होने वाला है। फ्लाइट के बिजनेस क्लास की आरामदायक सीट पे सोई अनिका की आंखें झटके से खुली और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट मां के पास में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, मोम क्या हम मेरे डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? अनिका ने बड़े ही सरल तरीके से उसे समझाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारे कोई डैड नहीं है। इस पर रिया जवाब देते हुए कहती है, ओह कम ऑन मोम, स्कूल में हमें टीचर कहती है कि हर बच्चे के माँ बाप होते हैं। अब मेरे गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की तरह मैं किसी दूसरी दुनिया से तो आई नहीं हूं न, तो ऑब्वियसली मेरे पापा भी तो होंगे ही, या किसी जादूगर ने मुझे अपनी हैट में से बाहर निकाला है। आब्रा का डाबरा, रिया बाहर आ जा।
रिया की ये बात पर माँ बेटी दोनों ही जोर से हंस पड़े। अपनी हंसी पे काबू पाते हुए रिया ने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अनिका के पापा की कदकाठी के एक आदमी ने उसके दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का सामना किया और रिया को तो बचा लिया था, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए और वो आदमी उसके बेटे को लेकर भाग निकला था। इस हाथापाई में अनिका को चोट भी लगी थी। चोट इतनी गहरी थी कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, जहां अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ा उसका शरीर अब एकदम सामान्य था। घने लंबे कमर तक के बाल, काली नुकीली आंखें, गोरे गोरे गालों के साथ परफेक्ट जॉलाइन, गुलाबी पनखुड़ी जैसे नर्म होंठ और सुराही सी लंबी गर्दन। शिफॉन की लाल साड़ी में अनिका की कमर ऐसी लग रही थी मानो कोई नदी समंदर से मिलने के लिए करवट ले रही हो। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पर एक नज़र जरूर डालते। मासूमियत से सवाल कर रही रिया को ये नहीं पता था कि अनिका के मनाली लौटने का मुख्य कारण ये था कि पिछले 6 सालों में कुणाल के दादाजी किसी भी हालत में अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने की मंजूरी नहीं दे रहे थे। लेकिन 6 साल बाद आखिरकार कुणाल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो ये शादी तोड़ने को राजी हो गए। मनाली वापस जाकर वो डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के साथ साथ अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। थोड़ी ही देर में फ्लाइट ने लैंड किया। मनाली की जमीन पर कदम रखते ही न जाने क्यों अनिका की बाईं आंख फड़कने लगी। उसे ऐसा लगा कि आगे जरूर कुछ बुरा होने वाला था। वो ये सोचकर लगेज काउंटर की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी उसकी नज़र पीछे की तरफ पड़ी, जहां फ्लाइट के सभी यात्री मुस्कुराकर उसी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, मानो सब उसकी खूबसूरती में गुम होकर उसके पीछे पीछे चले आ रहे हो। अनिका थोड़ी कॉन्शियस होकर और रिया को संभालते हुए फटाफट आगे चलने लगी। लगेज काउंटर पर से जैसे ही अनिका अपना लगेज लेने के लिए झुकी, फटाक से 3 और लोग भागकर आए और उसका लगेज उठाकर अनिका को देने लगे, मानो सब इसी बहाने अनिका से बात करने की कोशिश करना चाहते हो। अनिका चुपचाप अपना लगेज ट्राली पर डालकर और रिया का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी उसके फ़ोन पर उसके पापा गौतम का फ़ोन आया। अनिका के फ़ोन उठाते ही गौतम ने बिना कोई खैर खबर पूछे अनिका से कहा, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ सीधे घर आ जाना। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर्स और दूसरे वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर वो आगे कहा, खैर तुम घर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अनिका ने भी बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। जैसा कि गौतम ने कहा था, कुणाल एयरपोर्ट के बाहर बड़ी ही बेसब्री से अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। 6 सालों में कुणाल भी काफ़ी बदल चुका था। अब वो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था। डार्क ब्राउन कलर का कड़क सूट, शार्पली कटे हुए और जेल से सेट किए हुए बाल और ट्रिम की हुई दाढ़ी में कुणाल की पर्सनैलिटी तो निखर रही थी, मगर उसके तेवर अब भी वही थे, रूड और अरोगेंस से भरपूर। वो तो अनिका का इंतजार भी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द अनिका से मुक्ति चाहिए थी। कुणाल का एक पैर जमीन पर तो दूसरा पैर रेलिंग पर टिकाया हुआ था, जिसे वो कॉन्स्टेंटली हिला रहा था। एग्जिट दूर की तरफ देखते हुए कुणाल ने बड़ी ही बेसब्री से अपने ड्राइवर से कहा, आज तक इस दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलने की इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई होगी। किसी भी कीमत पर आज ही उस मोटी से मैं डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करवा लूंगा। कुणाल के ड्राइवर राजू ने बीड़ी फूंकते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आज सुबह सुबह मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी 6 सालों पुरानी ये मनोकामना पूरी हो। आज पक्का पेपर साइन हो ही जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कुणाल ने बड़े ही कटीले अंदाज में कहा, अबे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, अनिका की कंपनी भी तो चाहिए, जो उसकी मरी हुई माँ उसके नाम करके गई थी। राजू, जिसने अपने हाथ में अनिका के नाम का बोर्ड पकड़ा हुआ है, वो उस बोर्ड को सीधा करते हुए कहता है, अरे वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी, फिक्र नॉट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आता है और वो ड्राइवर से कहता है, अच्छा सुन, उसको देखते ही हमेशा मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उल्टा घूम के खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तूने भले ही उसे न देखा हो, लेकिन तेरे हाथ में उसके नाम का बोर्ड देखकर वो तेरे पास आ ही जाएगी। कुणाल आलस लेते हुए उल्टा घूमने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसकी नज़र एयरपोर्ट के गेट पर पड़ी और कुछ देखकर उसकी नज़र वहीं अटक गई। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया, मानो जैसे उसने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही नहीं।
उस लड़की को देखकर कुणाल के मुंह से निकल जाता है, यार इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी दिखी ही नहीं। ड्राइवर राजू ने भी उसकी बात में हामी भरी। कुणाल बिना वक्त गवाए रेलिंग कूदकर उस लड़की की ओर दौड़ पड़ा और अचानक से वो उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अचानक कुणाल को अपने सामने देखकर अनिका हैरान थी और उसे एक ही पल में वो सब कुछ याद आ गया जो वो हमेशा से भूलना चाहती थी। अनिका एक पल के लिए सहम गई। उसको लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट न कर दे, और इसलिए अनिका सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गॉर्जस, आप मनाली में पहली बार आए लगती हैं, क्योंकि अगर पहले आए होती तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब तक आप मेरी नज़रों से अनोटिस्ड रहती। अनिका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने रिया की तरफ देखा तो वो अपने टेबल में वीडियो गेम खेलने में मस्त थी, और क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे उसे आसपास की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर अनिका को राहत मिली। अनिका कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए वहां से साइड होकर टैक्सी को आवाज देने लगी, टैक्सी टैक्सी। अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से थोड़ी था। कुणाल ने उसकी तरफ भागकर फिर से उसका रास्ता रोक दिया। अरे अरे, टैक्सी की क्या जरूरत है, मैं अपनी गाड़ी में आपको जहां चाहे छोड़ देता हूं ना। और एक मिनट, ये नन्ही गुड़िया कौन है? ये कहते हुए उसने रिया की तरफ इशारा किया और उसके गाल पर हाथ फिराया। लेकिन रिया जब टैब पर गेम खेल रही होती है तब उसे कोई डिस्टर्ब करे वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए टैब से बिना ऊपर देखे उसने अपना गाल झटक लिया। ऐसा करने में रिया के कान से हेडफोन नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर के उसके कंधे पर आ गया था, लेकिन अभी भी उसका ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अनिका टैक्सी ढूंढने में बिजी हो गई, लेकिन कुणाल पीछे पीछे आकर उससे एक नहीं तो दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता रहा। कुणाल ने कहा, ओह समझ गया, ये आपकी छोटी बहन है ना? ये सुनकर रिया जोर जोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस गौतम का फोन आया। कुणाल ने जैसे ही फोन उठाया, गौतम ने पूछा, क्या तुम्हें अनिका दिखी? कुणाल ने बड़ा ही तीखा जवाब देते हुए कहा, न दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं। जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वो ही दिखेगी, उसके पीछे खड़े लोग भी दिखना बंद हो जाएंगे। और वो रूडली फोन काट देता है। कुणाल की बात सुनकर अनिका को अंदाजा आ गया था कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे बस अब जल्दी से टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश और गुस्से के साथ जोर से चिल्लाई, टैक्सी। ये सुनकर कुणाल और ज्यादा इम्प्रेस हो गया और बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। वैसे भी मैं जिसे लेने आया था लगता है वो आई ही नहीं। आप अगर बेंगलुरु की फ्लाइट में आए हैं तो आपने फ्लाइट में किसी बेहद मोटी औरत को देखा होगा। ये सुनकर अनिका एक पल को रुकी और उसने कुणाल की तरफ मुड़ कर देखा। कुणाल आगे कहता है, दरअसल 6 साल पहले वो 120 किलो की थी, अब 6 साल में तो उसने पक्का डबल सेंचुरी पार कर ही ली होगी। अनिका बिना कुछ बोले कुणाल की बातें सुनकर सोच रही थी कि ये पता नहीं क्या क्या सोच रहा है उसके बारे में। अपनी बातों को सुनते हुए कुणाल अनिका तो देखता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में और उसे हंसाने के लिए आगे कहता है, वैसे मुझे लगता है कि फ्लाइट वालों ने उसे बिठाने से मना कर दिया होगा, कहा होगा कि अगर तुम बैठोगी तो फ्लाइट कैसे उड़ेगी। कहते हुए वो खुद भी हंसता है और उम्मीद करता है कि उसके जोक से अनिका को भी हंसी आएगी, लेकिन अनिका बड़े ही ठंडे तरीके से उसको देखती रही। अनिका को हंसता हुआ ना देखकर कुणाल ने भी अपनी हंसी रोकी और बोला, अजी छोड़िए, मैं भी किसकी बातें लेकर बैठ गया, कहाँ आप और कहाँ वो। तभी एक टैक्सी अनिका के पास आकर रुक गई। दूसरी ओर पीछे से कुणाल का ड्राइवर हाथ में अनिका गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ा चला आ रहा था। वो आकर कुणाल के बाजू में खड़ा हो गया, मानो वो कुणाल को कुछ बताने आया हो। अनिका ने जल्दी जल्दी में रिया को टैक्सी में बिठाया और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी तब कुणाल ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी से भी मेरा नाम पूछिएगा, मेरे घर तक छोड़ जाएगा आपको। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लर्टी अंदाज में कहा, अरे मिस अपना नाम तो बताती जाओ। इसके सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कटीली नज़र से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव के धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। चट्टू अनिका का कमबैक।
मनाली के छोटे से एयरपोर्ट के बाहर की चहल पहल के बीच कुणाल ने अनिका से पूछा, अरे मिस अपना नाम तो बताती जाओ। इसे सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कटीली नज़र से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। कुणाल ये सुनकर दंग रह गया। वो कंफ्यूजन में खड़ा सोच रहा था कि इस खूबसूरत लड़की ने अपना नाम अनिका क्यों बताया होगा। लेकिन तभी टैक्सी के अंदर बैठी अनिका ने कुणाल के पीछे खड़े ड्राइवर के हाथ का बोर्ड दिखाते हुए कहा, तुम अनिका गुलेरिया को पिक करने आए हो ना। अब तक कुणाल भी अनिका के नाम वाले बोर्ड को देख चुका था। उसने सोचा कि टैक्सी में बैठी लड़की बस वो बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ रही थी, इसलिए कुणाल ने आगे बढ़कर कहा, अरे उस मोटी को तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा, आप दोनों आराम से मेरे साथ कार में चलिए ना। कुणाल की ये बात सुनकर अनिका ने उसे एक एरोगेंट स्माइल दी और टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी चलने के लिए कह दिया। कुणाल के मुंह पर धुआं छोड़ती टैक्सी रफ्तार पकड़कर कुणाल के सामने से निकल गई। 2 पल के लिए कुणाल मायूस हुआ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। हड़बड़ाहट में उसने ड्राइवर के हाथ से बोर्ड लिया और ड्राइवर को कहा, तू फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर और मुझे ये बता कि वो कौन सी होटल में रुकी है, और सुन उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, चल भाग। ड्राइवर झट से गाड़ी निकालकर अनिका की गाड़ी का पीछा करने लगा। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 बजे से 1.5 बजे घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस अपने कान पर हेडफोन्स लगाए और वो टैबलेट पर गेम खेलने में बिजी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। जीन्स, स्पोर्ट्स शूज, टी-शर्ट, छोटे बाल और सर पर कैप। रिया की उम्र भले ही छोटी थी मगर उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफ़ी पॉपुलर थी। रिया को गेम खेलते हुए देख अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। मोबाइल की रिंग से अनिका अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार बार अनिका के फ़ोन पर कॉल किए जा रहे था। अनिका ने बिना फ़ोन उठाए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर किया और आंखें बंद करके बैठी रही, मानो जैसे वो आने वाले तूफान के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही हो। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइस इंटरनेशनल में दाखिल हुई, लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया गया। होटल का बेल बॉय अनिका का इंतजार पहले से कर रहा था। अनिका के आते ही बेल बॉय उसका सामान लेकर उसे लिफ्ट की ओर ले गया। होटल का प्रीमियम फर्नीचर, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ में आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट्स मनाली की इस शानदार होटल में रुकना पसंद करते थे। बेल बॉय ने अनिका को लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए बोला कि उसका बुकिंग प्रेसिडेंशियल स्वीट में है, जो होटल के टॉप फ्लोर पर है। लिफ्ट में दाखिल होते ही बेल बॉय ने 24वें फ्लोर का बटन दबाकर अनिका से कहा, मैडम, इस टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक मिस्टर रोहित मारवा का। वो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यही रहते हैं। कुछ ही पल में लिफ्ट 24वें माले पर पहुंच गई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अनिका ने देखा कि यह फ्लोर होटल के बाकी फ्लोर से ज्यादा सुकून वाला था, इतना सुकून जितना अनिका ने शायद अपने घर में भी महसूस ना किया हो। अनिका के रूम के पास जाकर बेल बॉय ने कार्ड से दरवाजा अनलॉक किया। वो कार्ड अनिका के हाथ में देकर और सामान वहीं छोड़कर चला गया। रिया अभी भी गेम खेलने में बिजी थी। अनिका रिया को रूम के अंदर लेकर आए और उसने रूम का दरवाजा बंद किया। प्रेसिडेंशियल स्वीट एक काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट था। मॉडर्न और कंफर्टेबल बेडरूम, एक शानदार लिविंग एरिया और बड़ी सी बालकनी जहां से पूरा मनाली का नज़ारा दिखाई दे रहा था। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि कमरे का दिन का किराया 25,000 था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर नई जगह का आनंद उठाने के बाद रिया थककर बिस्तर पर सो गई थी। अनिका प्यार से उसे चद्दर उड़ा रही थी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अनिका ने देखा कि उसके पापा गौतम का फ़ोन आ रहा था। अनिका की आवाज़ से कहीं रिया जाग ना जाए, इसलिए हड़बड़ाहट में अनिका बेडरूम से बाहर आकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके फ़ोन उठाई। जैसे ही अनिका ने फ़ोन उठाया, गौतम ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा, अनिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ दिस? कुणाल 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? इस पर बड़े ही शांत अंदाज से अनिका ने अपने पापा से कहा, बस आ रही हूँ मैं। ये कहते ही अनिका ने फ़ोन काट दिया। न जाने क्यों, लेकिन अनिका काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। गौतम ने बचपन से लेकर आज तक अनिका के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर वो थे तो अनिका के पापा ही।
जिनसे अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका ने कुछ सोचकर होटल रूम को बाहर से लॉक किया और वो होटल की लॉबी में लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। तभी अनिका के फ़ोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फ़ोन आया। अनिका ने फ़ोन पिक किया तो राजलक्ष्मी ने अनिका का हाल पूछते हुए कहा, मैडम आशा करती हूँ आपकी फ़्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। याद है ना आपको रोज़ कंपल्सरी 1 घंटे सोना ही है। अनिका उसकी बात को काटते हुए कहती है, हाँ याद है। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फिर से वही बात बताने के लिए फ़ोन किया है जो तुम पिछले 1 महीने से रोज़ मुझे बताती आ रही हो, या आज कुछ नई बात बताने के लिए फ़ोन किया है? राजलक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अरे मैडम वो फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया है। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपके पास करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में ही है और आप भी मनाली में है, तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूँ। लेकिन तभी अनिका ने कड़क शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद तो कुछ और ही होता है, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, बिजनेस या और कुछ। हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी मनाली आने के पीछे मेरा मकसद कुछ और है। उस मकसद से मैं अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। और हाँ राजलक्ष्मी, ये मत भूलो कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूँ। राजलक्ष्मी अनिका की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी, इसलिए उसने अनिका का मूड लाइट करते हुए कहा, ओ मैम, एज यू विश। मगर एक बात बता दूं, मैंने सुना है ये रोहित मारवा की पर्सनैलिटी काफ़ी डैशिंग है, टॉल, डार्क, हैंडसम, और हाँ इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। देश की काफ़ी लड़कियां उनसे सिर्फ बात करने को मर मिटने को तैयार होती हैं। और आप हैं कि रोहित आपसे खुद मिलना चाहता है और आप उसे अवॉइड कर रही हैं। अगर लाइफ में थोड़ा सा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? बाकी आपकी मर्जी, सोच लो। रोहित का फोटो भेजूंगी। अनिका समझ गई थी कि राजलक्ष्मी अब उसकी टांग खींच रही थी। तभी अनिका ने लिफ्ट को ऊपर आता देख राजलक्ष्मी से जल्दी जल्दी में कहा कि अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी यहाँ डॉक्टर अमृता को चेहरे से कोई नहीं जानता, यहाँ तो मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। अब चलो, फ़ोन रखो। लेकिन राजलक्ष्मी ने भी जल्दी जल्दी में बोला, ठीक है, आई होप यू एंजॉय योर वेकेशन। और हाँ, रोहित की फ़ोटो भेजूंगी, एक बार देख जरूर लेना। इसके पहले कि राजलक्ष्मी अपनी बात पूरी कर पाती, अनिका हंसते हुए फ़ोन काट देती है। लेकिन इसके पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, लिफ्ट वापस बंद होकर नीचे चली जाती है। तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी, उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एकटक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठ गई होगी और जब उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा इसलिए ऐसे खड़ी होगी। इसलिए अनिका ने नीचे झुककर प्यार से रिया के दोनों गालों पर किस किया और बोली, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएगी। ठीक है, चलो अब जाओ कमरे में और आराम करो या तो अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलो। तभी वापस लिफ्ट आ चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाकर अनिका ने रिया से फिर एक बार कहा, सीधे रूम में चले जाना। हाँ, मम्मा विल मिस यू एंड मम्मा लव यू। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम में बाहर कैसे आ गई थी? अनिका की लिफ्ट के नीचे जाते ही अनिका के रूम के सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक चमकीले लेदर शूज, ब्लैक ट्राउजर्स, वाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर। किसी रियासत के राजकुमार से बिल्कुल कम नहीं लग रहा था वो आदमी, और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहित मारवा। रोहित अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे की तरफ बढ़ते हुए और उस बच्चे को डांटते हुए रोहित ने कहा, बेटा कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे ही बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? आर्यन, जिस लड़की को रिया समझकर अभी कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, उसी बच्चे को रोहित किसी दूसरे नाम से पुकार रहा था। लेकिन सच बात वो यही थी कि वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। दरअसल अनिका जिस बच्चे को रिया समझकर उससे बात कर रही थी, वो बच्चा मशहूर बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन था। मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस आर्यन। और इन सब में सबसे मज़ेदार बात ये थी
कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी, यानी कि रिया और आर्यन हमशक्ल थे। तो रोहित लॉबी में जिस बच्चे से बात कर रहा था वो दरअसल आर्यन ही था और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। रोहित आर्यन से बात कर रहा था लेकिन आर्यन की नज़रें अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी। आर्यन की गोल मटोल आंखें और खूबसूरत मासूम सा चेहरा देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अभी अभी आकाश से उतरता हुआ टिमटिमाता तारा देख लिया हो। रोहित ने पीछे से फिर से आर्यन को आवाज़ देते हुए कहा, आर्यन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुना नहीं बेटा, अंदर चलो। रोहित आर्यन का हाथ पकड़ के उसे लगभग खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा होता है। तभी आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर रोहित से कहा, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। रोहित ने तुरंत कुछ सोचकर अपनी जेब से फ़ोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम में फ़ोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। वो देखना चाहता था कि अभी अभी लिफ्ट के पास आर्यन के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर सीसीटीवी लेकर आया गया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, न ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स हो पता होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। वही आर्यन बार बार दोहरा रहा था, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर जो 6 साल पहले तक खंडहर जैसा था, लेकिन अनिका ने आज घर के मेन गेट में कदम रखा तो देखा कि घर का रूप रंग पूरी तरफ से बदल चुका था। गार्डन फिर से हरा भरा हो चुका था और उसी हरे भरे बगीचे के बीचों बीच रंगीन लाइटों वाला शानदार फव्वारा था। घर के मेन गेट से अंदर आते ही अनिका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। अनिका ने गार्डन में खड़े हुए देखा कि वहां यंग लड़के लड़कियां अंग्रेजी गानों पर नाचते झूमते नजर आ रहे थे। वही कहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था, हैप्पी बर्थडे कामिनी। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। तभी गार्डन के किसी कोने से एक लड़की के गिड़गिड़ाने की आवाज आई। अनिका ने आवाज की दिशा में घूमकर देखा तो एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े साफ करती हुई उठी, अनिका को याद आया कि वो लड़की अनिका की बुआ की बेटी प्रीति थी। अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अब भी कहोगी कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? डरी सहमी प्रीति ने दबी आवाज में कहा, हाँ अनिका दीदी बहुत सुंदर है, हाँ अनिका दीदी सबसे ज्यादा सुंदर है। कामिनी के हाथ में अनिका का पुराना फोटो था। वो अपनी सहेलियों को फोटो दिखाकर पूछ रही थी, ध्यान से देखो इस मोटी को। ये पागल प्रीति कह रही है कि ये मोटी मुझसे ज्यादा सुंदर दिखे। अब तुम लोग बताओ, जिसे ये मोटी सुंदर लगे वो तो कोई पागल ही होगी ना। जमीन पर गिरी प्रीति दबी कुचली आवाज में कहती है, अनिका दीदी सचमुच बहुत सुंदर है, बस उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन इस बात पर तो कामिनी तिलमिला उठी, यू स्टूपिड गर्ल, तुझे पता भी है कि खूबसूरती क्या होती है? मुझे देख, मेरे फेस को, मेरे बॉडी को देख, ये होती है खूबसूरती। ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इस साल मिस मनाली कंपटीशन भी जीत चुकी। प्रीति की बात सुनकर सब हंस पड़े। कामिनी ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों से कहा, अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। आपको वोट करना है कि इस मोटी और मुझ में ज़्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। कामिनी ने जले हुए फोटो के टुकड़े एक जूस के गिलास में मिला दिए और कहा, तो गाइस, क्या आप अपने वोट के साथ तैयार हो? तो बोलो मुझे कितने वोट? कामिनी के सारे दोस्तों ने अपना हाथ कामिनी को वोट देने के लिए एक साथ हवा में उठा लिए। बेचारी प्रीति, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए, तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार गई हो तो तुम्हें सजा भी मिलेगी ना। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी के जले हुए फोटो की राख को मैंने इस जूस के गिलास में मिला दिया है। तुम्हें बस ये जूस पीना है। लेकिन जैसे ही प्रीति ने उस जूस को पीने से मना किया, कामिनी ने प्रीति के मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उसके गालों को दबाया और कामिनी ने प्रीति को जबरदस्ती वो जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन इसके पहले कि वो प्रीति के मुंह में जूस डाल पाती, ऐन वक्त पर एक हाथ आकर बीच में कामिनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ये हाथ अनिका का था। अनिका ने गुस्से में कामिनी का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि कामिनी की चीख निकल गई।
बिन माँ की अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति तो मानो अनिका की कज़न नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका प्रीति की तरफ आगे बढ़ ही रही थी, इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे काफी वक्त से उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थी और इन सब की लीडर थी कामिनी। हाथ में वाइन का गिलास, लाल रंग का बैकलेस टॉप, काले रंग का मिनी स्कर्ट और गोल्डन रंग की ऊंची हील्स में कामिनी किसी ग्लैमरस मॉडल से कम नहीं लग रही थी। प्रीति ठीक से उठ पाए उसके पहले कामिनी ने प्रीति को उसकी कलाई से पकड़कर वापस जमीन की ओर पटक दिया। अनिका ने कामिनी के हाथ से गिलास छीनकर कहा, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ। अनिका ने जमीन पर गिरी प्रीति को उठाया। प्रीति ने अनिका की आंखों को गौर से देखा। प्रीति इस आंखों को, इस आवाज को पहचानती थी। वो समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी अनिका दीदी ही थी। प्रीति अनिका का नाम लेकर तुरंत उसके गले लग गई। ये देखकर कामिनी शौकत थी, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कल तक की 120 किलो की अनिका आज इतनी फिट, फाइन एंड गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। आसपास खड़े कामिनी के सभी दोस्त भी सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में ही बातें करने लगे। पहली दोस्त बोली, अरे यार ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। दूसरी दोस्त ने कहा, ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। दूसरा दोस्त बोला, माय गॉड शी लुक्स सो गॉर्जियस। सबकी बातें सुनकर अनिका ने बड़े ही रुआब से कहा, चलो जीत किसकी हुई ये तो पक्का हो गया, अब जो सजा तय की थी वो पूरी कर ली जाए। ये कहते हुए अनिका ने कामिनी की कलाई को पकड़ा और अनिका ने वही जूस का गिलास कामिनी को देते हुए उसे पीने को कहा। कामिनी ने गुस्से से अनिका के हाथ को झटक दिया जिससे जूस का गिलास नीचे गिर गया। कामिनी गुस्से में झुलस रही थी। वो बोली, ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी बदल कैसे गई। और तभी गिलास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहां भागते हुए आ गए। उनके वहां देखते ही कामिनी ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बनकर कहने लगी, देखो माँ पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया तो मुझसे कहने लगी, अब मैं तुमसे काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ, भला तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। और ये कहते ही कामिनी झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले कि अनिका अपनी सफाई में कुछ कहती, हमेशा की तरह गौतम ने बिना सच्चाई जाने अनिका को डांटना शुरू कर दिया, बस करो अब अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी, और घर के अंदर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ये कहते हुए गौतम और मनीषा अनिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर में घुसते ही गौतम दरवाजा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई भी खुशी ना जताते हुए और सीधा मुद्दे की बात करते हुए गौतम सीधे मुद्दे की बात शुरू करता है। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया, हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा। तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। अनिका ने देखा तो उसके सामने रूम के सेंटर टेबल पर 2 पेपर्स और एक पेन पड़ा था। अनिका ये सुनकर थोड़ा चौंक गई। वो यहाँ अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी। फिर ये दूसरे पेपर्स किस चीज के थे। गौतम ने मानो अनिका के मन की बात सुन ली हो वैसे उसने कहा, दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को पसंद करती थी, बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। ये कहते हुए गौतम ने अपना गला साफ किया, मानो जैसे वो आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो, और आखिर में गौतम ने उसे वो बात बता ही दी जिसके लिए वो आज सुबह से अनिका को फोन करके घर पे आने को कह रहा था। गौतम ने असली मुद्दे पे आते हुए कहा, अनिका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फॉर्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी के तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसके पापा ने वो कह दिया था जिसे वो सुनकर भी मानना नहीं चाहती थी। और वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते थे। एक पल के लिए भले ही अनिका थोड़ी कमजोर पड़ गई हो, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए उसे मेज पर रखे उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे अनिका पेपर्स की तरफ आगे बढ़ी। उसने पेन उठाए और कुछ सोचकर वो डिवोर्स पेपर के पन्नों पर फटाफट साइन करने लगी। गौतम और मनीषा ने ये देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। उनको लगा कि अनिका सब कागज पर साइन करने को मान गई, लेकिन तलाक के पेपर्स पर साइन करने के बाद उसने धीरे से अपनी मां की कंपनी के कागजात उठाए और बोली,
अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। माफ़ कीजिएगा लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। अनिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहां से निकल जाती है। गौतम और मनीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका, जो आज तक उसके पापा की हर एक बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। अनिका की सौतेली माँ मनीषा भागकर अनिका के पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोली, क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो अनिका? पहले ही एक बिन ब्याही माँ बनकर तुमने समाज में हमारी इतनी इज्जत उछाली, वो कम थी क्या? अब अपनी बहन की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? मनीषा की बातों को अनसुना करते हुए अनिका घर के मेन गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कामिनी उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम वो कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि मैं उसे पसंद हूं, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी, और तुम ये सब नहीं देख सकती क्योंकि तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो। अनिका ने एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ कामिनी से कहा, कौन किससे जलता है इसका नमूना तुम बाहर दिखा चुकी हो। और रहा सवाल बचपन का, तो तुम्हें तो आदत है मेरी हर चीज को छीनने की। मेरे लिए जो भी अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, अच्छी सैंडल आती थी, वो तुम ही तो रख लेती थी। लगता है अभी भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी। जिस लड़के को मैंने डिवोर्स दिया, उसी से तुम शादी करना चाहती हो। तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, मगर कंपनी तो मैं नहीं दे सकती। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसके मुंह से कभी चुप तक नहीं निकलती थी। शायद इसीलिए सब ने सोचा होगा कि अभी भी अनिका को बेहला फुसलाकर, समाज का और बहन के भविष्य का वास्ता देकर बहला कर उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनिका का शरीर ही नहीं, उसका मन, उसके विचार हर कुछ इन 6 सालों में बदल चुका था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता देख सब लोग गहरे शौक में थे। अनिका के मुंह से ऐसे तीखे शब्द कामिनी पहली बार सुन रही थी और अब कामिनी का पारा 7वें आसमान पर था। वो घुराती हुई अनिका से बोली, समझती क्या हो खुद को? वजन घटा लिया तो जबान भी लड़ाना सीख गई क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और मैं हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता। कामिनी भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिर कुणाल की बात क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर अनिका ने भी मुस्कुरा कर कह दिया, तो चलो एक और शर्त लगाए। अनिका की ये बात सुनकर ना जाने क्यों कामिनी का कॉन्फिडेंस अचानक से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हकीकत पता थी। वो अनिका का नया रूप भी देख चुकी थी और वो कुणाल की फितरत से वाकिफ भी थी। और तभी घर के मेन गेट के बाहर से कुणाल की आवाज आई, कहाँ गई वो मोटी? मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट करवाया, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। कुणाल की ये बात सुनकर कामिनी टेंशन में आ गई, लेकिन अनिका वही खड़े कामिनी के सामने मुस्कुरा रही थी। छतरी, चॉकलेट, आइसक्रीम, कुणाल ने कहा, समझती क्या है वो अपने आप को? कुणाल की आवाज सुनते ही कामिनी डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का ये बदला हुआ रूप देखे। वो दौड़कर गार्डन के बाहर की ओर गई। हाई हील्स के कारण उसे दौड़ने में परेशानी हो रही थी, मगर इनसिक्योरिटी के मारे वो किसी तरह भाग कर गई और किसी तरह गिरती पड़ती कुणाल के पास पहुंचकर फूली हुई सांसों से उसने कुणाल से कहा। कामिनी ने कहा, कुणाल अंदर मत जाओ। कुणाल ये सुनकर चौंका, लेकिन तभी कामिनी बात बदलते हुए बोली, मेरा मतलब उस मोटी के मुंह लगकर आज के दिन तुम अपना मूड खराब मत करो ना, प्लीज। लेकिन कुणाल ने कामिनी को साइड में धकेलते हुए अंदर जाने की कोशिश की। इससे कामिनी और ज्यादा घबरा गई और उसने अपने दोनों हाथों से ताकत लगाकर कुणाल को पकड़कर वहीं रोक लिया। कुणाल इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसने वहीं खड़े खड़े अनिका पर चिल्लाना शुरू किया, समझती क्या है वो अपने आप को? 2 घंटे तक मुझे एयरपोर्ट पर धूप में खड़ा रखा। बात हाथ से निकल जाए इसके पहले कामिनी ने कुछ सोचा और कहा, वो दरअसल तुमसे मिलने में उसे शर्मा रही थी। जब गई थी तब 120 किलो वजन था, अब 6 साल बाद और भी मोटी हो चुकी है ना, इसलिए। इतना कहकर कुणाल का ध्यान भटकाने के लिए कामिनी धीरे से अपनी उंगलियां कुणाल की जैकेट पर फेरने लगी और थोड़ा रोमांटिक अंदाज से बोली, देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हें एक ऐसी गिफ्ट देने वाली हूँ जो तुम हमेशा याद रखोगे। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अभी अनिका से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा रहे हैं। कुणाल का ध्यान अब भी घर के दरवाजे की ओर था, मगर कामिनी ने उसे बातों में उलझा दिया और अपने हाथों से कुणाल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कामिनी आगे बोली, यू नो व्हाट, वो तो मान ही नहीं रही थी।
वो तो थोड़े पैसों की लालच दी, तब जाकर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने को राजी हुई। कुणाल, जिसके साथ कामिनी की शादी होने वाली थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर कामिनी झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। और फिर अचानक से वो कुणाल का हाथ पकड़ कर बोली, कम विथ मी, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगले के पीछे शानदार दावत रखी है। तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय करो, मैं अभी तुम्हारी मनपसंद शराब और खाना भिजवाती हूँ। कहते हुए वो कुणाल का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरह ले गई। कामिनी ने कुणाल को अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया और खुद बंगले के आगे की तरफ भागती हुई चली गई। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अब तो बहुत ही जल्द वो एयरपोर्ट वाली लड़की से उसकी दूसरी मुलाकात होगी। इसी खुशी में बड़े ही अंदाज से उसने अपने पास पड़ी शैंपेन की बोतल उठाई और उसे शेक करके खोली और खुशी खुशी दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कामिनी भागी भागी घर के आगे की तरफ अपने दोस्तों के पास आई और उन सब से कामिनी ने कहा, जाओ और जाकर कुणाल को एंटरटेन करो और उसको बातों में उलझा कर रखो, ताकि वो अनिका की तरफ ना जाए और वो अनिका का बदला हुआ रूप न देख सके। उसके दोस्तों के जाते ही कामिनी तेज कदमों से अनिका के पास आई, जो एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। कामिनी ने झट से अनिका का हाथ पकड़ा और इधर उधर देखते हुए वो अनिका को घर के अंदर ले गई और फूली हुई सांसों से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो गुस्से से अनिका को देखने लगी। अनिका भी कामिनी के सामने देख रही थी, मानो दोनों आंखों आंखों से एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हो। कुछ देर तो दोनों बहनों के बीच कौन पहले आंख झपकेगा वाला युद्ध चलता रहा, लेकिन कुछ पल के बाद फाइनली कामिनी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका से पूछा, ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए बड़े ही शांत और सरल तरीके से कहा, छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूंगी। कुणाल के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये सुनते ही कामिनी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अनिका के सामने अपनी उंगली ताकते हुए कहा, जस्ट शट अप, माइंड योर ऑन बिजनेस, मुझे सब पता है कौन कैसा है। कामिनी जितनी मुंहफट थी उतनी ही शातिर भी। उसे पता था कि अपनी बहन के इमोशंस का फायदा कैसे उठाया जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत मौके का फायदा उठाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो कंपनी मेरा नाम क्यों नहीं कर देती। अनिका कामिनी जितनी शातिर नहीं थी, लेकिन अब वो पहले जैसी भोली और नासमझ भी नहीं रही थी। अब पहले की तरह वो किसी को अपना फायदा नहीं उठाने देने वाली थी। कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। ये देखकर कामिनी तुरंत अनिका के सामने उसका रास्ता रोककर जा खड़ी हुई और फिर टेबल पर पड़े कंपनी के पेपर्स उठाकर बड़े ही स्टाइल में पन्ने पलटते हुए कामिनी बोली, वैसे किसके लिए बचाकर रखनी है ये कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज औलाद के लिए? इसके पहले कि कामिनी बात खत्म करे, अनिका ने कामिनी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर के बाहर जो लाउड म्यूजिक बज रहा था उससे कई ज्यादा तेज गूंज थी इस तमाचे की। कामिनी के चेहरे पर मेकअप की एक मोटी परत होने के बावजूद उसके चेहरे पर अनिका की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। कामिनी का मुंह खुला और आंखें चौड़ी हो गई थी। अनिका गुस्से में बोली, खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो जबान खींच लूंगी, एंड आई मीन इट। अनिका की लाल आंखों से आंसू कम और गुस्सा ज्यादा बह रहा था। अनिका को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। कामिनी ने बिना कुछ कहे वो चुपचाप अनिका का रास्ता छोड़कर साइड में जाकर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि अगर वो इसके आगे कुछ भी बोली तो अनिका वो सच में कर देगी जो उसने कहा था। अनिका गुस्से में अपना पर्स उठाकर बंगले से बाहर निकल गई। जैसे ही अनिका ने टैक्सी रोकी तभी वहां भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर टैक्सी में बैठ चली गई। टैक्सी में बैठकर अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। तभी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से अनिका को देखा। सूरज भले ही ढल चुका था, लेकिन अनिका के आंसुओं के दौर अब तक नहीं ढला था। वो दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन इसके साथ ही उसके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन है। अनिका की प्रेगनेंसी खुद अनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल था। 6 सालों में अनिका आज तक उसकी जिंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था, फिर भी वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सब सोच ही रही थी वो कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। अनिका ने आंसू पोंछते हुए पर्स से अपना फोन निकाला
और उसने अपनी फॉर्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फ़ोन लगाया। कुछ रिंग के बाद मैनेजर फ़ोन उठाकर कहा, अनिका बेटी, कैसी हो, क्या बात है, आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया। अनिका अपनी आवाज़ को साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ कागज़ पर कंपनी की मालकिन हूँ, कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। एक्चुअली अंकल, बस ये पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना। मैनेजर ने थोड़ा उदास होकर कहा, बेटा यूँ समझ लो, डूबती नाव में छेद पकड़ के बैठा हूँ, फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। तुम कहो तो अब से तुम्हें भिजवा दूंगा। अनिका ने तुरंत कहा, नहीं अंकल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। खैर, आप अपना ख्याल रखिए। फ़ोन काटकर अनिका वापस से एक गहरी सोच में डूब गई। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी तो क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में, जो डोगराज हाथ धोकर इस कंपनी के पीछे पड़ गए हैं। पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई। शादी के बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई और फिर बेंगलोर चली गई, इसलिए मुझसे कंपनी मांगने का मौका नहीं मिला इन्हें, इसलिए अब कामिनी के जरिए मुझसे ये कंपनी हड़पना चाहते हैं, वो भी ऐसी कंपनी जो ठीक से चल भी नहीं रही है। होटल की तरफ टैक्सी आगे बढ़ ही रही थी, तभी रास्ते में उसने आइसक्रीम का स्टॉल देखा तो उसे याद आ गया कि उसने रिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ला कर देगी, इसलिए उसने टैक्सी रास्ते में रोककर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी और वापस टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ चल दी। कुछ देर बाद अनिका की टैक्सी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंची। होटल की रिसेप्शन से होकर अनिका लिफ्ट के पास पहुंचने ही वाली थी कि 4-5 बॉडीगार्ड उसके आगे आ गए और हड़बड़ाहट में उन्होंने अनिका का रास्ता रोक लिया। इसी दौरान अनिका के हाथ से सामान जमीन पर गिर गया। अनिका थोड़ी सी घबरा गई, उसे लगा कहीं कंपनी पाने के चक्कर में किसी ने मेरे पीछे गुंडे तो नहीं भेजे। खुद के डर को छुपाते हुए उसने उन बॉडीगार्ड से पूछा, कौन है आप लोग और इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है। एक बॉडीगार्ड ने अनिका से कहा, सॉरी मैडम, हमें आपका सामान चेक करना होगा। अनिका को कुछ समझ नहीं आया कि उसका सामान चेक करके क्या मिलेगा। उसके पास सिर्फ एक पर्स और रास्ते से लिया हुआ चॉकलेट आइसक्रीम का पार्सल था। बॉडीगार्ड ने नीचे झुककर वो पार्सल जमीन से उठाया और उसे खोलकर चेक किया और फिर अचानक एक बॉडीगार्ड ने अपनी एक उंगली आइसक्रीम पैक में डाली और फिर वही उंगली उसने अपने मुंह में डाल दी और फिर अपने ब्लूटूथ पर किसी से बात करने लगा, ये सर पॉजिटिव, इट इज़ चॉकलेट आइसक्रीम। बॉडीगार्ड की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के पास उसे कोई बॉम्ब मिल गया हो। ये देखकर अनिका हैरान थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये बॉडीगार्ड्स कर क्या रहे हैं। तभी एक टोल स्मार्ट और हैंडसम आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नुकीली जो लाइन, स्टबल बियर्ड, सिंपल जीन्स और पोलो नेक टी शर्ट में रोहित मारवा हॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई, लेकिन इस वक्त रोहित अनिका के लिए किसी गुंडे से कम नहीं था। अनिका ने बड़ी ही सख्ती से पूछा, एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, यू कांट डू दिस टू मी, आई विल कॉल द पुलिस। अचानक रोहित की नज़र अनिका के चेहरे पर पड़ी। अनिका की गहरी काली आंखें, लंबे काले घने कमर तक के बाल और सिंपल पहनावे में निखरती उसकी खूबसूरती को देखकर रोहित एक सेकंड भूल गया वो क्या कहने आया था। तभी दूसरे पल को वो अपनी सेंसेस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, हाँ परफेक्ट, पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस बुलाओ। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रोहित बोल क्या रहा है। तभी रोहित ने अनिका को वार्न करते हुए आगे कहा, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। अनिका ने इरिटेट होकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कब तुम्हारे पास आई? एंड लिसन, इस आलिशान होटल के मालिक होने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने गेस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी करो। आई कैन सी यू इन द कोर्ट मिस्टर रोहित मारवा। रोहित अनिका की ये बात तुरंत पकड़ लेता है और कहता है, आई न्यू इट, तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवा हूँ और ये होटल मेरी है। तब तो ये भी जानती होंगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं चाहिए, इसीलिए तुमने प्लान बनाया होगा कि पहले मेरे बेटे को फंसा लो तो फिर बाप अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, क्यों? होटल की लॉबी में मौजूद लोग अनिका को शक की नज़रों से देखे जा रहे थे। अनिका अपनी इंसल्ट का बदला ले तो सकती थी, लेकिन रिया की सेफ्टी के लिए वह कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोली नहीं। रोहित जाने से पहले चुटकी बजा के अनिका को फाइनल वार्निंग देता है,
स्टे अवे फ्रॉम माई सोन। इतना कहकर रोहित मुड़कर जाने लगा। होटल के सभी लोग इस हद तक सकपका गए थे कि इतनी बड़ी होटल की लॉबी में इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ रोहित के जूतों की टॉक टॉक गूंज रही थी। रोहित भले ही अनिका से दूर जा रहा था, मगर अनिका का चेहरा उसके दिल पर छाप छोड़ गया था। ना जाने क्यों जाते जाते उसको एक बार और अनिका की तरफ देखने का मन किया, और इसलिए मुड़ कर अनिका को देखने जाता है तभी सामने से सर्विस प्लेट ले जाते वेटर से वो जोर से टकराया और सारी प्लेट्स जमीन पर गिर गई। रोहित ने वेटर को देखा और फिर अनिका को देखा और फिर सिर्फ सॉरी कहकर वहां से चला गया। बेहद गुस्से में अनिका ने लिफ्ट का बटन 5-6 बार दबा दिया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला वो पांव पटकर अंदर गई और सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबाया। दरवाज़ा बंद होने ही वाला होता था कि तभी एक पांव दरवाजे के बीच में आया जिसने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। सामने एक 19 साल का लड़का प्रिंटेड टी शर्ट और रेड शॉर्ट्स में खड़ा था। उसके पैर की वजह से लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से खुल गया। अनिका के गुस्से में सोचा कि कौन बदतमीज़ है ये। रिया की तरह इस लड़के ने भी कान में हेडफोन और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कज़न भाई सनी था। सनी ने अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर आवाज़ निकालने की कोशिश की और अनिका से कहा, देखो दीदी, मेरे भैया आसानी से फंसने वालों में से नहीं है। बहुत लड़कियां आपकी तरह कोशिश कर चुकी है। अनिका का गुस्सा अब अपने पीक पर था। उसे समझ नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। तभी सनी ने अनिका के जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, काफ़ी लड़कियां ट्राई कर चुकी है ये वाला तरीका, थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी भाई के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी शूटिंग मनाली में रखवाती हैं, मगर मेरे भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, ना वो किसी के पास जाते हैं, न कोई उनके और आर्यन के पास आ सकता है मेरे सिवा। अनिका की बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो इससे पहले सनी ने अपना पांव लिफ्ट के दरवाजे से हटा लिया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनिका अब भी सोच रही थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा था। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। सारे गेस्ट जा चुके थे। कुणाल और उसके दोस्त बंगले के पीछे अपनी ही मस्ती में और फुल ऑन नशे में थे। वो शायद ये तक भूल चुके थे कि वो कामिनी की बर्थडे पार्टी में आए थे। कुणाल अब नशे में था और बेहद खुश था, क्योंकि वो जानता था कि कल उसकी मुलाकात फिर से एयरपोर्ट वाली लड़की से होगी। तभी वहां गौतम, कामिनी और मनीषा हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर पहुंचे। कामिनी ने कुणाल को खुश देखकर उसका एक हाथ पकड़कर कहा, आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने पार्टी एंजॉय की। कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल एयरपोर्ट वाली लड़की और उसकी खूबसूरती के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा था और इसलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। तभी गौतम ने भी खुश होकर कुणाल से कहा, कांग्रेचुलेशन, आज कामिनी की बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को ये तोहफा। गौतम ने कुणाल के डाइवोर्स पेपर्स थमा दिए। कुणाल ने जल्दी से पेपर्स लिए और गौर से देखने लगा, फिर खुश होकर बोला, थैंक यू वेरी मच। इस डिवोर्स पेपर्स को देखकर मैं बता नहीं सकता कितना हल्का फील कर रहा हूँ। आई एम अ फ्री बर्ड अगेन। गौतम ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। जल्द ही तुम्हारी और कामिनी की शादी कर देंगे। ये सुनते ही कुणाल का मूड खराब हो गया। वो गौतम से रूडली कहता है, इसमें सिर्फ डिवोर्स पेपर्स है। जब तक कंपनी के पेपर्स नहीं होंगे तब तक ना मेरे घर वाले शादी करवाएंगे न मैं करूँगा। कुणाल आखिरी पैग नीट पी लेता है और वहां से निकल जाता है। होटल पैराडाइज। तिलमिलाए अनिका अपने कमरे में आई। अपना पर्स सोफा पर फेंककर पांव सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई। बेडरूम का दरवाजा खोलकर उसे ने देखा रिया बिल्कुल शांति से सो रही थी। रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। वॉन्ट टू मीट यू अर्जेंटली। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। मैसेज पढ़कर अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मौका मिल गया था। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे एक सेकंड में बटन दबा दिया। वहां रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। मेल में लिखा था, दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसा क्यों कह रही थी। रोहित ने मेल पर कुछ टाइप किया लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर दिया
और अपनी कंपनी के IT हेड सैम को फोन लगाया। रोहित काफी डोमिनेट आवाज में कहता है, हेलो सैम। रोहित की आवाज सुनकर सैम को जैसे पसीने छूटने लगे। रोहित का प्रभाव कुछ ऐसा था लोगों पर कि अगर रोहित ने याद किया है तो जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी हमसे। सैम डर के पूछता है, यस सर, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। रोहित सैम को सिर्फ इतना कहता है, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर डॉक्टर अमृता का मेल आया है, पता करो वह मेल की लोकेशन कहाँ है। वो जहाँ भी होंगी मैं उसे चार्टर फ्लाइट में जाकर मनाली ले आऊँगा। सैम के लिए ये काम आउट ऑफ ऑफिशियल वक्त था। वो हिम्मत करके जवाब देता है, सर एक्चुअली कोई नेटवर्क हमें अपने क्लाइंट का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर करेंगे, इट्स इलीगल। रोहित कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए खुद अपनी ओर से कह देता है, बट सर गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। निराश होकर रोहित ने फोन काट दिया। तभी उसके फोन पर सनी का मैसेज आता है, भैया कम फास्ट, आर्यन इज नॉट वेल। उद्धरण चिन्ह। रोहित उसी वक्त लिफ्ट की ओर दौड़ने लगा। होटल का स्टाफ रोहित को ऐसे भागते देख परेशान हो गया। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब तक लिफ्ट 24th फ्लोर तक पहुंचती है तब तक तो रोहित के मन में हजारों ख्याल गुजर चुके थे। फाइनली लिफ्ट का दरवाजा खुला। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहां रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। उद्धरण चिन्ह। च फॉर द मिसिंग पीस। आर्यन की आवाज, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। रोहित ने आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। आर्यन को कभी माँ की कमी महसूस न हो उसकी पूरी कोशिश की थी रोहित ने। फिर आज ये अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था। आर्यन बचपन से ही बहुत शर्मीला और बड़ों की बात मानने वाला बच्चा था। न कभी कोई जिद करता न कभी किसी को परेशान करता। उसके इस स्वभाव के कारण उसे बाकी बच्चों से कम स्मार्ट समझा जाता था। आर्यन ने न कभी कुछ चाहा न मांगा, फिर आज अचानक ये चॉकलेट आइसक्रीम की जिद क्यों। रोहित ने आर्यन के कमरे का दरवाजा बंद किया। तभी सनी बड़े ही जासूसी भरे अंदाज में बोला, ब्रो मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक औरत एक 7 साल के बच्चे को ये विश्वास दिलाती है कि वो पिछले जन्म में उसका बेटा था और फिर वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस औरत के पास चला गया। सनी की इस बेतुकी बात से इरिटेट होकर रोहित ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो। तो सनी ने पहले तो उस प्राइवेट प्रेसिडेंशियल स्वीट के हर कोने में जाकर चेक किया कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा और फिर उसी दबी आवाज में कहता है, ब्रो ये सामने वाली ब्यूटीफुल दीदी को मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। बस ये सुनकर रोहित की पेशेंस खत्म हो गई। उसने सनी के सर के पीछे एक टपली मारते हुए गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो ये गेम्स खेलते रहते हो या ऐसी वाहियात वीडियो देखते हो। चलो जाओ, अब तुम्हारा भी सोने का वक्त हो गया है। रोहित का ऑर्डर सुनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी उसके ऑर्डर को फॉलो न करे। सनी भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। रोहित ने सनी को वहां से भगा तो दिया मगर सनी की बात उसके दिल में शक गड़ा चुकी थी। रोहित बालकनी में गया और ऊपर टिमटिमाते तारों को देखकर सोचने लगा, क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशंस के साथ खेलकर मुझ तक पहुंचना चाहती थी या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। सुबह का वक्त था। रिया बालकनी में बैठकर टैबलेट पर गेम खेल रही थी और अनिका अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढें, किससे मदद मांगे। एक बार उसने बेंगलुरु से कॉल करके मनाली पुलिस को कंप्लेंट की थी मगर छानबीन में पाया गया कि ना तो हॉस्पिटल में उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई रिकॉर्ड था और न कोई गवाह था जिससे ये साबित होता कि अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। और जो जन्मा ही नहीं था वो गायब कैसे हो सकता था। वो ये सब सोच ही रही थी तभी अनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। उसने झट से अपना मोबाइल उठाया और अपने पुराने दोस्त के जरिए उस पंकज का नंबर ढूंढने में लग गई। तभी अनिका के फोन स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता है। उसकी फ्रेंड ने पंकज का नंबर शेयर किया था। बिना देर किए अनिका ने पंकज को फोन लगा दिया। वो रिया से थोड़ा दूर बालकनी की रेलिंग के पास चली गई। वो नहीं चाहती थी कि रिया उसकी ये बातें सुने। दूसरी तरफ पंकज फोन उठाता है। अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था। और फिर आखिर में अनिका बोली,
पंकज प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं मेरे बेटे तक पहुंच सकूं। पंकज पहले से इस केस से वाकिफ था, इसलिए अनिका की पूरी बात सुनने के बाद पंकज ने कहा, चलो अगर मैं मान भी लूं कि तुम जो कह रही हो वो सब सच है, फिर भी मैं ऑफिशियली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। आई एम रियली सॉरी। अनिका का दिल बैठ सा गया, उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थी। पंकज भी मानो अनिका की चुप्पी से उसकी उदासी भांप गया हो, वैसे उसने मायूस अनिका को उम्मीद की एक किरण दिखाते हुए कहा, देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, मनाली में जीतने भी गलत काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग ही क्यों ना हो। सारे केसेस में कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी कि डोगरा खानदान का हाथ होता ही है। देखो अगर वहीं से कुछ पता चले तो। पंकज के फोन रखने के बाद ने ये अनिका गहरी सोच में डूब गई और वो अपने अंगूठे को दांत के बीच दबाकर बालकनी में तेज कदमों से घूमने लगी। वो सोच रही थी कि क्या पंकज ने जो कहा वो सच था, और अगर वैसा है भी तो डोगरा खानदान से उसके बेटे की इन्फॉर्मेशन आखिर कैसे निकली जाए। तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था कुणाल। क्यों न कुणाल के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। अनिका कुछ सोच के कुणाल को मिलने का तय करती है। अनिका फट से बेडरूम में जाकर चेंज करती है। रिया अभी अपनी गेम में इतनी इन्वॉल्व थी कि उसे उसके पास क्या चल रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। अनिका जीन्स और कुर्ती पहनकर बाहर आई। उसने तेजी से अपना पर्स और मोबाइल उठाते हुए रिया से कहा, देखो बेटा, मम्मा 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो होटल के रूम सर्विस से मंगवा लेना। रिया छोटी थी लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको अक्सर अकेले रहने की आदत थी। अनिका ने मेन डोर खोला और बाहर जाकर अनिका ने फिर से रिया को आवाज लगाई, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने एक बड़ा पागल और एक छोटा पागल रहता है। रिया ने बालकनी से ही आवाज दी, नहीं जाऊंगी, लव यू मम्मा। अनिका ने दरवाजा बंद किया और लिफ्ट की ओर मुड़ी तो अचानक उसके पांव वहीं जम गए। लिफ्ट के पास रोहित और सनी खड़े थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सब कुछ सुन भी लिया था। कुछ देर तो रोहित अनिका को और अनिका रोहित को बस देख ही रहे थे। रोहित ने ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक स्पोर्ट्स शूज पहने थे। रेगुलर जिम और स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से रोहित एकदम फिट था। रोहित को देखकर किसी भी यंग लड़की की नज़र रोहित से हटती नहीं थी। अनिका की भी नज़रें रोहित पर जम चुकी थी, मगर अनिका की वजह कुछ और थी। वो जान चुकी थी कि जब उसने रोहित को पागल कहा तब वो उसके पीछे ही खड़ा था। थोड़ी देर अनिका अपने हाथ गर्दन के पीछे घुमाते हुए यहाँ वह देखने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और रोहित सीधा लिफ्ट के अंदर गया। सनी भी अनिका को एंग्री लुक देते हुए लिफ्ट के अंदर चला गया। अनिका सोच रही थी कि दूसरी लिफ्ट ले लूंगी, तभी लिफ्टमैन ने कहा, प्लीज कम इन मैडम। ना चाहते हुए भी अनिका को वही लिफ्ट में जाना पड़ा। रोहित या सनी को फेस ना करना पड़े इसलिए अनिका दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ी हो गई। लेकिन स्टील के बेदाग दरवाजे से पीछे खड़े रोहित और सनी की शक्लें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका सोच रही थी कि आखिर ये उसकी बात सुन के कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रोहित इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। अनिका के हाव भाव से रोहित ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़की उसके नज़दीक आना चाहती थी या उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। मगर पास खड़ा सनी अनिका की बातों से बहुत ज्यादा हट लग रहा था, इसलिए उसने कुछ पल की चुप्पी के बाद आखिर में अनिका से पूछ ही लिया, आपने छोटा पागल किसको बोला? अनिका थोड़ी देर शांत रही, फिर कुछ सोचकर अचानक उसने लिफ्टमैन से पूछा, इस होटल में रहने वाले मेहमानों की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता क्या? ये सुनते ही अब तक कंट्रोल कर रहा सनी भड़कर बोला, हमारी होटल मनाली की सबसे सेफ और सिक्योर होटल है। अनिका भी अब झगड़े का मूड बना चुकी थी। वो फिर लिफ्टमैन से बोली, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कल मेरी चॉकलेट आइसक्रीम चोरी हो गई। एक्चुअली कुछ डाकू आए और आइसक्रीम लूटकर चले गए। सनी अपनी वीडियो गेम पॉज करके और अपने मोबाइल को अपनी जेब में रखते फुल ऑन झगड़ने के मूड में मैदान में उतरा। एक्सक्यूज मी, आपने हमें डाकू कहा? अब अनिका टर्न होकर सीधे सनी की तरफ मुड़ी और उसको कहने लगी, हाँ कहा, क्योंकि कल तुम्हारी वजह से पहली बार मैंने मेरी बेटी को दिया प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अनिका ने जब ये कहा तो रोहित ने तुरंत इंटरफियर करके पूछा, क्या मतलब? आप वो चॉकलेट आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाई थी? अनिका रोहित की ये बात सुनकर कुछ हैरान हो गई और बिना कुछ बोले उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया।
रोहित को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वो जो कुछ भी अनिका के बारे में सोच रहा था वो सब शायद गलत हो सकता है। उसको समझ में आने लगा कि अनिका आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाई थी, आर्यन के लिए नहीं। इसी के साथ रोहित का गुस्सा धीरे धीरे गिल्ट में बदलने लगा। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। रोहित एक जेंटलमैन की तरह अनिका को लेडीज फर्स्ट का इशारा करते हुए उसके लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता देता है। अनिका रोहित के अचानक बदले तेवर को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर रोहित को देखा और फिर लिफ्ट से निकल गई। रोहित ने भी लिफ्ट से बाहर निकलते हुए सनी से कहा, मुझे लगता है कि हम इस लड़की के बारे में जो सोच रहे थे वह गलत था। वो चॉकलेट आइसक्रीम तो अपनी बेटी के लिए लाई थी। सनी अपना मोबाइल जेब से निकालते हुए बीच में रुक कर बोला, नो ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये लड़की जो दिखती है वो है नहीं। शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। देखा नहीं, जाने से पहले कैसे देख रही थी तुम्हें। रोहित को लगा अब सनी फिजूल बात को आगे बढ़ा रहा था। रोहित ने उसे वही चुप हो जाने का इशारा किया। होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका कुणाल से मिलने का कोई आइडिया सोच रही थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। अनिका ने लॉबी में आगे बढ़ते ही कुछ देखा और कुछ देखकर वो वहीं खड़ी रह गई। हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर कुणाल होटल लॉबी के बीच खड़ा था। कुणाल दरअसल सुबह से आकर होटल की वेटिंग एरिया में बैठा था। जिस लड़की को वो मिलना चाहता था, न तो वो उसका नाम जानता था न ही रूम नंबर, मगर उसे पता था कि पूरे दिन में वो कभी न कभी तो नीचे उतरेगी ही। और जैसे कि उसने सोचा था, अनिका उसे लिफ्ट से निकलती हुई दिखी और उसे देखते ही बिना वक्त गवाए कुणाल उसके सामने आ खड़ा हुआ और गुलदस्ता अनिका की तरफ बढ़ाकर बोला, व्हाट अ सरप्राइज। मैं यहाँ किसी और से मिलने आया था, मगर कौन जानता था कि आप मिल जाएंगे। कुणाल की आंखों में अनिका को झूठ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अपने खोए बेटे को वापस पाने की आखिरी कड़ी कुणाल था। इसलिए अनिका ने बात को आगे बढ़ाने के लिए गुलदस्ता ले लिया। कुणाल अनिका को मौका देखकर पूछ लेता है, यही बगल में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेगी। अनिका ने बिना देर किए हाँ कर दी। कुणाल को अपने लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका कॉन्फिडेंस उससे बात आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। कमाल है, हम लगातार 2 दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे आपका नाम तक नहीं पता। अनिका इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। कुणाल अनिका को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हाथ मिलाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स। अनिका टेंशन में कुछ सोचने लगी, फिर हाथ मिलाकर उसने कहा, रागिनी। दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर कुणाल झुककर अनिका को आगे चलने का इशारा करता है। अनिका के आगे जाते ही वो खुशी के मारे हवा में उछलता है और जेब से 500 की नोट निकालकर दरबान को देता है। अनिका और कुणाल होटल से कुणाल की कार में बैठकर निकल गए। ये सारा सीन रोहित और सनी देख रहे थे। रोहित ने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। होटल चेक इन रजिस्टर में रोहित ने अनिका का नाम पढ़ लिया था। फिर उसने कुणाल को अपना नाम रागिनी क्यों बताया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस लड़की का असली रूप क्या था। तभी सनी ने रोहित से कहा, देखा, मैंने कहा था ना ब्रो, अमीर लड़कों को फंसाना इस लड़की की हॉबी लगती है। भैया, यू शुड बी केयरफुल। हमें और आर्यन को इस लड़की से दूर रहना चाहिए। रोहित चुप था, मगर वो सोच रहा था, मैंने आज तक बिजनेस में इतने लोगों से डील की है, इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं की, फिर इस लड़की के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है ये लड़की, क्या है इसका असली रूप, क्या है इसका सच। कुणाल और अनिका कॉफी शॉप पहुंचे और कोने की किसी खाली टेबल पर जाकर बैठे। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछें। तभी कुणाल चेयर पर बैठते हुए एक सवाल पूछता है, वो आपकी छोटी बहन में और आप में काफ़ी एज डिफरेंस है, मेरा मतलब वो 6-7 साल की होगी और आप 21 या 22। बस अनिका इसी मौके की तलाश में थी। अनिका ने तुरंत जवाब दिया, काफ़ी जानकारी है आपको मेरी। वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठा की है आपकी। ये सुनकर कुणाल को लगा कि रागिनी को भी कुणाल में इंटरेस्ट है। कुणाल स्टाइल से पूछता है, अच्छा, जैसे कि। अनिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे कि आप मैरिड हो। ये सुनते ही कुणाल के सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया हो वैसे उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका कंटिन्यू करती है, इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, है ना। कुणाल हैरान होकर पूछता है, रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो। अनिका कुणाल के हाथ पर हाथ घुमाकर कहती है, आप ही ने कहा था कुणाल डोगरा का नाम मनाली में किसी को भी पूछूं तो वो आपके घर तक छोड़ देगा।
उद्धरण चिन्ह। कुणाल अपने सनग्लासेस उतारकर अपना हाथ सिर के पीछे वाले हिस्से पर मार के अपने नसीब को कोसते हुए कहता है, देखो रागिनी, उस लड़की के साथ तो मैंने 2 मिनट भी नहीं गुजारे। शादी के फेरे पूरे होते ही मैं दिल्ली चला गया था और जब वापस आया तब तक उसकी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मौसी के साथ बेंगलुरु चली गई, बस। अनिका कुणाल की बात दोहराते हुए कहती है, बस इतना ही। कुणाल सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, तो अनिका से रहा नहीं गया और उसने आखिर पूछ ही लिया, और उसका बेटा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज़ जैसे उसके हलक में अटक गई हो, वैसे अटक अटक के वो बोला, वो बेटा नहीं। कौन बेटा? उद्धरण चिन्ह। अनिका का पारा अब पूरी तरह चढ़ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे खुद की बात पर जोर देते हुए सीधा ही पूछ लिया, उसका बेटा? उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो उसका बेटा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। कुणाल चौंका हुआ तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी मानो जैसे अनिका ने कुणाल के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हो, वैसे वो तुरंत बात घुमाते हुए बोली, ठीक है, मत बताओ। मैं भी ऐसे किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती जो मुझसे बातें छुपाता हो। इतना कहकर अनिका झूठ मूठ का वह से उठकर जाने का नाटक करने लगी। अनिका कुछ कदम आगे चली ही थी कि तभी पीछे से कुणाल ने नर्वस सा मुंह बनाकर थोड़ी बुझी हुई आवाज में कहा, अच्छा रुको, बताता हूँ, CH5 लॉस्ट एंड फाउंड। अनिका को नाराज होकर जाते देख कुणाल सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो रागिनी को सब कुछ नहीं बताएगा तो शायद वो उससे दोस्ती नहीं करेगी। अपने नए क्रश को खुद से दूर जाते रोकने के लिए कुणाल ने उसे आवाज दी, रुको, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अनिका जैसे उसी पल का इंतजार कर रही थी, वो तुरंत रुक गई। अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थी, मगर उसने अपने आप पर संयम रखा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुणाल और किसी को भी उसके बारे कुछ भी पता चले। पिछले 6 सालों से अनिका को बस इसी पल का इंतजार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। तुरंत अनिका ने अपने पास से सनग्लासेस निकाले और तुरंत पहन लिए। वो नहीं चाहती थी उसकी आंखों की नमी कुणाल देखे, लेकिन कुणाल ये देखकर और टेंशन में आ गया। उसे लगा कि अनिका वहां से निकलने की तैयारी में सनग्लासेस पहन रही है, इसलिए वो टेबल से उठकर अनिका के पास आया और आसपास देखने लगा, मानो चेक कर रहा हो कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे से अनिका को कहा, देखो रागिनी, मैं सचमुच नहीं जानता कि उस बच्चे का क्या हुआ। दरअसल वो अनिका के पापा गौतम ने ही उसे किडनैप किया था। बस वही जानते हैं कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट गई। उसे शक तो था कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। कुणाल, जो अब तक अनिका के पीछे खड़ा हुआ था, उसने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीरे से वो उसके सामने आया। अनिका जो अपने शौक में थी, वो कुणाल को सामने देखकर बिना कुछ बोले बस यहाँ वहाँ देखने लगी। अनिका की इस नर्वसनेस को देखकर कुणाल ने पूछा, क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? वैसे प्लीज अब तुम बुरा मत लगाना, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? अनिका अब भी शौक में खड़ी थी, लेकिन कुणाल का शक बढ़ न जाए इसलिए अनिका ने किसी तरह बात बनाकर कहा, मैं जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाती। उनके बारे में जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन न हो मैं दोस्ती नहीं करती। कुणाल थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला, अब तो सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, अब तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो। ये कहते हुए कुणाल एक बड़ी ही फ्लर्टेशियस स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। अनिका बिना हाथ मिलाए कुणाल से सिर्फ इतना कहती है, इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें इंतजार करना होगा। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। कुणाल को रागिनी का बिहेवियर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर उसने मन में सोचा, शहर की लड़की है, नखरे तो करेगी ही। दूसरी तरफ पैराडाइज होटल में रिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बीच थी। रिया हेडफोन के जरिए टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, तुम सब पीछे ही रहो, मैं आगे जाके दुश्मनों का बनकर उड़ा देती हूँ। यस, ये बूस्टर हमारी टीम का है, अब दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल 121, तुम अब इस पर हमला करो, रेडी? तो ब्लास्ट एनिमी लीडर 1 2 3, वी वॉन द गेम। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें।
कई लोगों को तो लगता था स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। पूरी दुनिया से रिया के फैंस उसे वेल प्लेड, यू आर द बेस्ट के मैसेज उसके गेम में करने लगे। इतना ही नहीं, 25,000 से ज़्यादा पेंडिंग फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आकर पड़ी थी रिया के पास। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मोर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। रिया ने अपना टैबलेट सोफा पर घुमाकर फेंका, खड़ी होकर रूम में लगे इंटरकॉम की तरफ गई। उसने सोचा एक चॉकलेट मिल्कशेक मंगवाया जाए। फ़ोन उठाकर वो जब रूम सर्विस का नंबर डायल करने ही वाली थी तब उसे अनिका की एक बात याद आई। अनिका ने बाहर जाते हुए उसे कहा था, रूम के सामने एक पागल और एक छोटा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफ़ी शरारती। वो उन बच्चों में से थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें वो चीज़ करने से मना करते हैं। रिया ने एक बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोला और अपने सामने वाले रूम का नंबर पढ़ लिया, 2401। रिया फिर से इंटरकॉम के पास गई और वही शैतानी मुस्कान के साथ नंबर डायल किया। तभी रोहित मारवा के कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। रूम में इस वक्त सिर्फ सनी और आर्यन ही मौजूद थे। सनी बालकनी में खड़ा खड़ा अपने किसी दोस्त से फ़ोन पे झगड़ रहा था। किसी गेम में उस दोस्त की वजह से टीम हार गई थी। सनी उस दोस्त को समझा रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो करे ताकि वो भी उससे कुछ सीख सके। रोहित को बिजी देखकर आर्यन ने खुद फ़ोन उठाया। आर्यन अपनी मीठी, प्यारी और धीमी आवाज़ में बोला, हेलो। तभी सामने से रिया हंसते हंसते कहती है, बच्चे हो, मतलब छोटे पागल, उद्धरण चिन्ह। ये कहकर रिया फिर हंसने लगी। आर्यन दिखने में हूबहू रिया जैसा था, लेकिन वो रिया से विपरीत था। आर्यन अपने होठ को दांतों से दबाकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैं पागल नहीं हूँ। रिया की हंसी रुक गई। फिर आर्यन ने इनोसेंटली पूछा, क्या ये बात तुम्हें मेरी टीचर ने बताई? ये सुनकर रिया सोच रही थी, मोमने सच ही कहा था। सामने सच में दो पागल रहते हो ऐसा उसे लगने लगा था। रिया को अब और ज्यादा शरारत सूझी। उसने आर्यन को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारी टीचर भी यह बात जानती है। आर्यन को अपने छोटे हाथों से फ़ोन का रिसीवर पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो रिसीवर दूसरे हाथ में लेकर फ़ोन के बगल वाली सीट पर बैठा और फिर उदास होकर उसने कहा, टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। ये सुनकर रिया ने हंसना बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगी। आर्यन ने काफ़ी वक्त से अपनी उम्र के किसी दोस्त से बात नहीं की थी। रिया की आवाज़ सुनकर आर्यन को लगा जैसे उसे उसका कोई पुराना दोस्त वापस मिल गया हो। उसने रिया से पूछा, क्या तुम स्कूल जाती हो? रिया को ये सवाल बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर स्कूल पे नाम पर वो थोड़ा चिढ़कर बोली, ऑफ कोर्स मैं स्कूल जाती हूँ। हर बच्चा स्कूल जाता है, तुम नहीं जाते क्या? आर्यन मायूस होकर बोला, मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर पापा मुझे यहाँ ले आए, ये होटल पप्पा की है। अब हम यही होटल में रहते हैं। ट्यूशन टीचर यही आती है मुझे पढ़ाने। रिया ने ऐसी सीरियस बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने थोड़ा शौक होते हुए आर्यन से पूछा, स्कूल नहीं जाते, होटल को घर बनाकर रहते हो? अच्छा तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ? आर्यन पीछे मुड़कर चेक करता है कहीं सनी तो नहीं आया। सनी को बिजी देखकर आर्यन फिर धीमी आवाज में बोलने लगा, नहीं यहाँ मेरे साथ पापा और चाचू रहते हैं। रिया को आर्यन की बातें अजीब लग रही थी, पर अब उसे आर्यन पर दया आ रही थी। रिया ने किसी मैच्योर एडल्ट की तरह गंभीर विचार किया और आर्यन के सामने एक ऑफर रखी, अच्छा एक बात बताओ, मेरे दोस्त बनना चाहोगे? आर्यन, जिसकी लाइफ में सिर्फ दो चीज़ों की कमी थी, माँ और दोस्त की, और इसीलिए आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी। उसकी आवाज़ में जैसे अचानक जोश आ गया हो। रिया ने भी खुश होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन बढ़ते कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? रिया ने जवाब दिया, मैं तो सामने ही रहती हूँ। मैं और मेरी मॉम तुम्हारी होटल में गेस्ट है, तुम मुझे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर बैठे सनी को देखा। उसे लगा कि सनी तो अपने ही प्रॉब्लम्स से परेशान है। तब उसने कुछ सोचकर एक हाथ फ़ोन के माइक पर रखकर धीरे से पूछा, मगर कैसे? पापा मुझे रूम से अकेले निकलने नहीं देंगे। रिया ने एक हाथ कमर पर रखकर फ़ोन का रिसीवर सिर पर पटका। अरे तुम बच्चे हो क्या? देखो तुम ठीक 15 मिनट में मुझे नीचे होटल की लॉबी में मिलो। मैं मम्मी को फ़ोन करके बोल दूंगी कि मुझे पिज्ज़ा खाना है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं।
वो जब आए तब तुम उनसे भी मिल लेना और हमारे साथ पिज्जा खाने भी चलना। अच्छा बाय, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम 15 मिनट के बाद नीचे मिलना। तभी आर्यन थोड़ा कन्फ्यूजन में अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मगर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? रिया इम्प्रेस होकर कहती है, वेरी गुड क्वेश्चन। एक काम करो, ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहन कर आना। मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। आर्यन को आइडिया पसंद आया। उसने फ़ोन रखा और सनी की तरफ देखते हुए और उससे बचते हुए दबे पाँव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी कि इस नई जगह पर उसने नया दोस्त बनाया था। कुछ सोचकर रिया ने अपने मोबाइल से एक MSG टाइप किया, आई वॉन्ट टू गो आउट फॉर पिज्जा, कम फास्ट। और वो MSG उसने अनिका को भेज दिया। कुछ ही पल में आर्यन अपने कमरे से ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर निकलता है। उसने देखा सनी अब भी कान में हेडफोन डाले फ़ोन पर बिजी था। आर्यन में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं आई थी। उसे पता था रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज्जा की लालच से उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। आर्यन दबे पांव मेन डोर तक गया। सनी को पता न चले इस तरह दरवाजा धीरे से अनलॉक किया और सनी की ओर देखते हुए आर्यन रूम से बाहर निकल गया। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखने पर आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसे अपने आप पर इतना विश्वास पहले कभी नहीं आया था। आर्यन की नज़र सामने वाले सुइट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्यों ना वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। आर्यन कॉरिडोर में आगे बढ़ा। वो रिया के रूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसने हाथ ऊपर करके डोर बेल बजानी चाहिए, लेकिन वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए उसने दरवाजा नॉक करने का सोचा। वो नॉक करने ही वाला था कि तभी लिफ्ट खुलने की आवाज़ आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। आर्यन डरता हुआ मुड़ा और लिफ्ट की ओर देखने ही लगा था कि तभी उसने देखा कि लिफ्ट से उसके अनिका बाहर आ रही थी। उसके पापा वो वहां ना देखकर आर्यन की जान में जान आई। वही अनिका आर्यन को दरवाजे के बाहर देखकर पहले थोड़ा चौंकी और फिर वो आर्यन के पास गई और उसके गाल पर हाथ फेर कर बोली, आई एम सॉरी मम्मा इज लेट। उद्धरण चिन्ह। एक माँ होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि ये उसकी बेटी रिया है। आर्यन बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखे जा रहा था। उसने पर्स से रूम अनलॉक करने के लिए कार्ड निकाला, साथ ही पर्स से अपना मोबाइल भी निकाला। कार्ड को लॉक सेंसर पर लगाया और एक हाथ से मोबाइल चेक करने लगी और इसके साथ ही वो आर्यन को रिया समझकर प्यार से डांट भी रही थी। इस तरह अकेले रूम से बाहर आने का क्या मतलब? बहुत शैतानियत बढ़ गई है तुम्हारी। तभी रूम अनलॉक होने की आवाज़ आई और इसी के साथ अनिका की नज़र रिया के MSG पर पड़ी। वॉन्ट टू ईट पिज्जा, कम फास्ट। ये पढ़ते ही अनिका का गुस्सा फिर शांत हो गया और फिर थोड़ा गिल्टी फील करते हुए उसने झुककर आर्यन के गालों पर किस की और बोली, आई एम सो सॉरी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ये कहते ही अनिका ने फिर से रूम के दरवाजे को बाहर से बंद किया और वो आर्यन का हाथ पकड़कर सीधा उसे लिफ्ट में ले गई। इन सभी बातों के दौरान आर्यन बस अनिका को देखे जा रहा था। अनिका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसे ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त को मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनिका की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनिका की बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनिका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखें जैसे अनिका की आंखों से पूछ रही हो कि माँ तुम कहाँ थी? अनिका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखे जा रही है उसको। इसलिए उसने आर्यन को पकड़कर अपनी तरफ किया और नीचे झुककर आर्यन को सीने से लगाकर अपनी गोद में उठा लिया। आर्या ने आंखें बंद कर ली और अनिका को जोर से अनिका को पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है। अनिका धीरे धीरे आर्यन की पीठ को अपने हाथ से आर्यन को थपथपाने लगी, जिसके चलते कुछ ही सेकंड्स में आर्यन अनिका के कंधों पर सर रखकर सो गया। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित और अनिका की नज़रें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा।
आर्यन का सर अनिका के कंधों पर झुका होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा। अनिका आर्यन को थपकियां देते हुए लिफ्ट से बाहर की ओर निकल गई। रोहित बस अनिका को जाते हुए देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनिका की गोद में देख लेगा। आगे चली जा रही अनिका को कुछ एहसास हुआ तो वो चलते हुए रुकी और फिर टर्न होकर रोहित की ओर मुड़ी। उसने देखा कि रोहित उसी को घूर रहा था। अनिका के मूड के देखने पर रोहित को एहसास हुआ कि वो अनिका को एकटक देखे जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा एम्बारास होकर यहाँ वहाँ देखकर खांसने लगा और हड़बड़ाहट में लिफ्ट के अंदर चला गया। रोहित को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं अनिका को गलत सिग्नल न मिले। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल ना होने के कारण रोहित को लगा कि अनिका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट के बाहर सर निकाल कर चेक किया तो देखा कि अनिका अब भी वहीं खड़ी थी। रोहित ने झटके से अपना सर वापस लिफ्ट के अंदर ले लिया और फटाफट सीधे टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। अब तो उसे अपने किए पर और भी पछतावा हो रहा था। उसने अपना हाथ जोर से लिफ्ट की दीवार पर दे मारा। स्टील के दरवाजे होने की वजह से रोहित के मुक्के की गूंज पूरी होटल में सुनाई दी। टॉप फ्लोर आने पर लिफ्ट का दरवाजा खुला तो रोहित ने सामने देखा कि ब्लैक जीन्स ब्लैक टी शर्ट पहने रिया लिफ्ट का इंतजार करते हुए खड़ी थी। रोहित, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया, तुम फिर यहाँ खड़े हो? रूम से अकेले बाहर नहीं निकलने को कितनी बार बोला है मैंने? वाई डोंट यू लिसन टू योर डैड? डैड, ये शब्द सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया था। अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर वो खुशी के मारे जोर से चीखी और बोली, डैड, आखिर आपको ढूंढ ही लिया। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 देखें।